आज की चर्चा का विषय है शांति यानी काम। हम्म, एक ऐसी चीज जिसकी हम सबको, मुझे लगता है, तलाश है। हम्म। लेकिन इस भागदौड़ भरी, हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में ये मिलती कहाँ है? सही बात है। आज हमारे पास क्रिस बेली की किताब हाउ टू काम योर माइंड के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं, और हमारा मिशन ये समझना है कि हमारा मन इतना बेचैन क्यों रहता है, और इससे भी जरूरी, विज्ञान पर आधारित ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम सच में लंबे समय तक चलने वाली दिमागी शांति पा सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि ये स्रोत साफ करते हैं, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। अच्छा। शांति का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे काम और हमारी प्रोडक्टिविटी से एक बहुत गहरा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला रिश्ता है। हम जानेंगे कि कैसे चिंता हमारी काम करने की क्षमता को चुपचाप खा जाती है, और कैसे शांति को प्राथमिकता देना ही शायद सबसे अच्छी प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजी है। सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, पर है सच। ये तो काफी दिलचस्प है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं लेखक के अपने अनुभव से, जिसने उन्हें इस किताब को लिखने के लिए मजबूर किया। ये कोई धीरे धीरे हुआ एहसास नहीं था, बल्कि एक बहुत ही नाटकीय घटना थी। हाँ, ये काफी शॉकिंग वाला है। क्रिस बेली बताते हैं कि वो प्रोडक्टिविटी के एक्सपर्ट थे, लेकिन शांति को कभी जरूरी नहीं समझते थे। मतलब एक लग्जरी मानते थे। बिल्कुल, एक लग्जरी। ये सोच तब बदली जब वो एक बड़ी भीड़ के सामने स्टेज पर भाषण दे रहे थे और उन्हें अचानक एक जबरदस्त पैनिक अटैक आया। स्टेज पर? हाँ, स्टेज पर। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, उन्हें लगा कि वो बेहोश हो जाएंगे। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल था, एक ऐसा पल जब उन्हें एहसास हुआ कि चिंता सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक शारीरिक और मानसिक हमला है जो आपको पूरी तरह से पंगु बना सकता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा किताब में बताया गया है, कि वो मेडिटेशन और एक्सरसाइज जैसी चीजें पहले से कर रहे थे, जिन्हें हम अक्सर शांति का रामबाण इलाज मानते हैं। हाँ। तो फिर गलती कहाँ हो रही थी? यही इस किताब का सबसे जरूरी सवाल है। लेखक ने पाया कि ये आदतें सतह पर काम कर रही थीं, लेकिन उनकी समस्या की जड़ कहीं ज्यादा गहरी थी। ये जड़ थी एक मानसिकता में, जिसे स्रोत अकम्प्लिशमेंट माइंडसेट या उपलब्धि की मानसिकता कहते हैं। उपलब्धि की मानसिकता? हाँ, ये एक ऐसी सोच है जहां हम अपनी कीमत, अपनी पहचान इस बात से आंकते हैं कि हमने कितना काम पूरा किया, कितने टास्क निपटाए, कितने ईमेल का जवाब दिया। ये तो आज की दुनिया की हकीकत जैसी लगती है। हमारी टू डू लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती और हर चीज को एक उपलब्धि की तरह देखा जाता है। यहाँ तक कि छुट्टियों को भी प्रोडक्टिव बनाने का दबाव होता है। बिल्कुल। इस मानसिकता में हम जिंदगी को जीना बंद कर देते हैं और उसे मैनेज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों से मिलना एक टास्क बन जाता है, किताब पढ़ना ज्ञान बढ़ाने का एक प्रोजेक्ट। सही बात है। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, जैसे आराम से कप चाय पीना, हमें बेकार लगने लगता है क्योंकि वो किसी उपलब्धि की श्रेणी में नहीं आता। और इसका नतीजा होता है लगातार बना रहने वाला तनाव। हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस, जो हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो ये जो लगातार तनाव बना रहता है, क्या इसी को हम बर्नआउट कहते हैं, या बर्नआउट इससे भी कुछ ज्यादा है? लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्रॉनिक स्ट्रेस बर्नआउट का एक बड़ा कारण है, लेकिन बर्नआउट अपने आप में एक ज्यादा गंभीर और परिभाषित स्थिति है। अच्छा। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO इसे एक व्यावसायिक घटना के रूप में पहचानता है। मतलब काम से जुड़ी हुई चीज। हाँ, जो लगातार काम के तनाव को ठीक से मैनेज न कर पाने का नतीजा है। इसके 3 मुख्य पहलू हैं। पहला है थकान, एग्जॉस्शन। और ये सिर्फ शाम को होने वाली थकान नहीं है, ये गहरी हड्डियों तक महसूस होने वाली थकावट है, जो नींद से भी नहीं जाती। और दूसरा पहलू आपने कहा था उदासीनता, सिनिसिज्म। ये क्या है? इसका मतलब है अपने काम से भावनात्मक रूप से दूर हो जाना। जो काम आपको कभी पसंद था, अब वो बोझ लगने लगता है। आप अपने सहकर्मियों और ग्राहकों के प्रति नेगेटिव या चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक तरह से आप भावनात्मक रूप से इस्तीफा दे देते हैं, भले ही आप रोज ऑफिस जा रहे हों। और तीसरा पहलू है अप्रभावशीलता। मतलब ये महसूस करना कि आप कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कि आपकी क्षमता कम हो गई है। हाँ, और आपके काम का कोई मतलब नहीं है। ये तीनों मिलकर बर्नआउट की स्थिति बनाते हैं। ये तो बहुत गंभीर लगता है। और इस उपलब्धि की मानसिकता को अगर आग माने, तो मुझे लगता है कि हमारा कल्चर उसमें घी डालने का काम कर रहा है। हमेशा और ज्यादा पाने की चाहत। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसे माइंडसेट ऑफ मोर कहते हैं। माइंडसेट ऑफ मोर?
हाँ, ये सोच डोपामाइन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर से बहुत गहराई से जुड़ी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन खुशी का केमिकल है, लेकिन ये सच नहीं है। अच्छा, डोपामाइन चाहत का केमिकल है। चाहत का मतलब ये हमें किसी चीज को पाने की उम्मीद और प्रेरणा देता है, लेकिन उसे पाने के बाद जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं देता। ये हमें हमेशा अगली चीज के पीछे भगाता रहता है। तो जब हमें प्रमोशन मिलता है या हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, तो जो थोड़ी देर की खुशी होती है वो डोपामाइन नहीं है? वो खुशी दूसरे केमिकल्स से आती है, लेकिन उसे पाने की जो जबरदस्त चाहत थी वो डोपामाइन की वजह से थी। समझ गया। और जैसे ही हमें वो चीज मिल जाती है, डोपामाइन का असर कम हो जाता है और हमारा दिमाग अगली और बड़ी चीज खोजने लगता है। तो हम एक दायमी असंतोष के चक्र में फंस जाते हैं। बिल्कुल, और शांति इस दौड़ में कहीं खो जाती है, क्योंकि शांति का मतलब है जो है उसमें संतुष्ट होना, जबकि डोपामाइन हमेशा हमें बताता है कि जो नहीं है वो ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। इस उपलब्धि की मानसिकता और ज्यादा की चाहत की आग को भड़काने में आज की दुनिया का सबसे बड़ा हाथ शायद हमारी स्क्रीन्स का है। किताब में डिजिटल दुनिया के बारे में क्या कहा गया है? हाँ, ये इस पहेली का दूसरा बड़ा हिस्सा है। किताब में इसे हाइट्स ऑफ स्टिमुलेशन कहा गया है। उत्तेजना की ऊंचाइयां। हाँ, आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या न्यूज ऐप्स हमें ऐसी उत्तेजना देने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो असल दुनिया में मिलना नामुमकिन है। यूट्यूब का एल्गोरिथम ये नहीं सोचता कि आपके लिए क्या अच्छा है, वो बस ये जानता है कि आपको स्क्रीन से चिपकाए कैसे रखना है। वो आपको आपकी पसंद का ऐसा कंटेंट दिखाता है जो आपको और ज्यादा उत्तेजित करे। ये सिर्फ पसंद का मामला नहीं है, ये तो हमारे दिमाग की केमिस्ट्री के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म्स हमें सुपर स्टिम्युली देते हैं। सुपर स्टिम्युली, हाँ, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है। इसे ऐसे समझे, एक पक्षी अपने अंडों पर बैठना पसंद करता है, लेकिन अगर आप उसे एक नकली, ज्यादा बड़ा और ज्यादा रंगीन अंडा दे तो वो अपने असली अंडों को छोड़कर उस नकली अंडे पर बैठने लगेगा। अच्छा, ये नकली अंडा एक सुपर स्टिम्युलस है। इसी तरह सोशल मीडिया की लाइक्स और कमेंट्स की बौछार असल जिंदगी की तारीफ से कई ज्यादा तेज और लगातार मिलने वाला सुपर स्टिम्युलस है। हमारा दिमाग इसके लिए बना ही नहीं है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा हम इस तेज तरह डिजिटल उत्तेजना के आदी हो जाते हैं, उतनी ज्यादा हमें उसकी तलब होती है, और फिर असल दुनिया की धीमी और शांत चीजें हमें बोरिंग लगने लगती हैं। एकदम सही। शांति एक बहुत ही कम उत्तेजना वाली अवस्था है। प्रकृति में घूमना, किसी से गहरी बातचीत करना या एक किताब पढ़ना, इन सब में बहुत कम स्टिमुलेशन होता है। जब हमारा दिमाग सुपर स्टिम्युली का आदी हो जाता है तो इन शांत गतिविधियों में उसे सुकून नहीं मिलता। हम अनजाने में अपने दिनों को गलत न्यूरोकेमिकल्स के इर्द गिर्द डिजाइन कर लेते हैं। हम डोपामाइन के पीछे भागते हैं। हाँ, डोपामाइन यानी चाहत के पीछे, जबकि सच्ची शांति और संतुष्टि ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोफिन जैसे केमिकल से जुड़ी है। तो ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे सिस्टम में फंस गए हैं जो हमें जानबूझकर बेचैन और असंतुष्ट रखता है। अगर समस्या इतनी गहरी है, हमारी मानसिकता और हमारे डिजिटल माहौल दोनों में, तो समाधान क्या है? क्या हमें किसी गुफा में चले जाना चाहिए? नहीं, समाधान इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए सचेत प्रयास की जरूरत है। किताब में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। पहला है स्टिम्युलेशन फास्टिंग। जब मैंने पहली बार स्टिम्युलेशन फास्टिंग के बारे में पढ़ा तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो बस खुद को बोर करने का एक फैंसी तरीका है। क्या मैं गलत समझ रहा हूँ? इसका असली मकसद क्या है? आपका सोचना काफी हद तक सही है, लेकिन बोरियत यहाँ एक टूल है, मकसद नहीं। अच्छा, स्टिमुलेशन फास्टिंग या डोपामाइन फास्ट का मतलब है जानबूझकर कुछ समय के लिए उन गतिविधियों से दूर रहना जो बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज करती हैं, खासकर डिजिटल विकर्षण। जैसे फोन बंद कर देना। हाँ, जैसे कुछ घंटों के लिए अपना फोन बंद कर देना, सोशल मीडिया और न्यूज ऐप्स को ना देखना। इसका मकसद अपने दिमाग के थर्मोस्टैट को रीसेट करना है। थर्मोस्टैट को रीसेट करना? हाँ, जब आप लगातार तेज संगीत सुनते हैं तो धीमी आवाज आपको सुनाई नहीं देती। उसी तरह जब दिमाग लगातार सुपर स्टिमुली से घिरा रहता है तो सामान्य चीजों में खुशी महसूस करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है। ये फास्ट उस क्षमता को वापस लाता है। लेकिन ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। आज की दुनिया में जहां काम के लिए भी ऑनलाइन रहना जरूरी है, क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जरूरी चीजों से भी कट जाएं? ये एक जायज चिंता है। इसका मतलब पूरी तरह से कट जाना नहीं है, बल्कि सीमाएं तय करना है। हो सकता है आप हफ्ते में एक शाम या रविवार की सुबह कुछ घंटे बिना स्क्रीन के बिताएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अचानक एहसास होता है कि आपके पास कितना खाली समय और दिमागी ऊर्जा है, और यही हमें दूसरे समाधान की ओर ले जाता है।
एनालॉग दुनिया को चुनना। है एनालॉग दुनिया, मतलब वो दुनिया जो डिजिटल नहीं है। किताब में एक बहुत अच्छी लाइन है, शांति एनालॉग दुनिया में रहती है। इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? कई हैं और ये सब बहुत सरल है। पहला है किताबें। कागज वाली किताबें। हाँ, डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ने के बजाय कागज की किताब पढ़ना, कागज की महक, पन्ने पलटने की आवाज, ये एक मल्टी सेंसरी अनुभव है जो हमारे दिमाग को शांत करता है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी है रिश्ते। डिजिटल लाइक और कमेंट्स के बजाय लोगों से आमने सामने मिलना। स्रोत बताते हैं कि अकेलापन आज एक महामारी बन चुका है और ये सेहत के लिए उतना ही खतरनाक है जितना दिन में 15 सिगरेट पीना। बाप रे। सच्चा मानवीय जुड़ाव ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जो तनाव को कम करता है और हमें सुरक्षित महसूस कराता है। और मूवमेंट यानी शारीरिक गतिविधि का भी जिक्र है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारा शरीर लाखों सालों के विकास के बाद चलने फिरने और मेहनत करने के लिए बना है, न कि घंटों तक एक कुर्सी पर बैठे रहने के लिए। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन रिलीज करता है, रनर्स आई वाला केमिकल। बिल्कुल। ये प्राकृतिक पेन किलर और मूड बूस्टर हैं। और आखिर में मेडिटेशन। ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये बस अपने ध्यान को नियंत्रित करने का एक अभ्यास है। जैसे हम जिम में मसल ट्रेन करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन से हम अपने अटेंशन मसल को ट्रेन करते हैं, ताकि दिमाग भटके नहीं। हाँ, ताकि हमारा दिमाग हर छोटी बड़ी बात पर भटके नहीं। चलिए अब उस बात पे आते हैं जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी, शांति और प्रोडक्टिविटी का रिश्ता। अक्सर हम सोचते हैं कि आराम करना या शांत रहना मतलब काम से जी चुराना है, कि हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन किताब कहती है कि ये सोच पूरी तरह से गलत है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि चिंता हमारे अटेंशनल स्पेस को हाँ, मतलब हमारे ध्यान देने की क्षमता को सिकोड़ देती है। इसे अपने फोन की रैम की तरह समझिए। अच्छा उदाहरण है। जब 10 अलग अलग ऐप्स खुले हों और बैकग्राउंड में अपडेट चल रहा हो तो फोन धीमा हो जाता है, हैंग होने लगता है ना। बिल्कुल। चिंता भी हमारे दिमाग की रैम खा जाती है। जब हम किसी आने वाली मीटिंग या डेडलाइन को लेकर चिंतित होते हैं तो उस चिंता को प्रोसेस करने में ही हमारी दिमागी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। तो फिर जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए प्रोसेसिंग पावर ही नहीं बचती। बिल्कुल, हमारा दिमाग ठीक से जानकारी प्रोसेस नहीं कर पाता। हम छोटी छोटी गलतियां करने लगते हैं और एक आसान काम को करने में भी ज्यादा वक्त लगता है। इसके विपरीत जब हम शांत होते हैं तो हमारी सारी रैम, हमारा पूरा अटेंशनल स्पेस हमारे काम के लिए उपलब्ध होता है। हमारे पास सोचने, योजना बनाने और ध्यान केंद्रित करने के लिए ज्यादा दिमागी क्षमता होती है। तो शांति में निवेश करना दरअसल प्रोडक्टिविटी में निवेश करना है। बिल्कुल, ये रेस जीतने के लिए धीरे चलने जैसा है। ये तो समझ आता है, लेकिन एक व्यावहारिक समस्या है। जब हम आराम करने की कोशिश करते हैं तो अपराध बोध यानी गिल्ट हमें घेर लेता है। हाँ, लेखक ने आइकिया की कुर्सी जोड़ने का अपना अनुभव बताया है। उन्हें उस काम में मजा आ रहा था, वो पूरी तरह उसमें डूबे हुए थे, लेकिन साथ ही दिमाग के एक कोने में ये आवाज आ रही थी कि उन्हें इस वक्त कुछ प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। इससे कैसे निपटें? ये अकम्प्लिशमेंट माइंडसेट आराम करते हुए भी पीछा नहीं छोड़ता। ये बहुत ही आम समस्या है। इसके लिए किताब में एक सरल लेकिन बहुत असरदार उपाय सुझाया गया है। दिन के अंत में अपनी उपलब्धियों की एक लिस्ट बनाएं। इसमें क्या लिखना है? सिर्फ वो बड़े काम जो हमारी टू डू लिस्ट में थे? नहीं, बड़े छोटे सभी काम जो भी आपने उस दिन पूरा किया हो, चाहे वो एक जरूरी रिपोर्ट पूरी करना हो, एक मुश्किल मीटिंग संभालना हो, बच्चों के साथ समय बिताना हो या फिर घर का कोई काम पूरा करना हो। इस लिस्ट को देखने से हमें ये याद रहता है कि हमने वाकई में क्या-क्या पूरा किया है। ये उस झूठी भावना से लड़ने में मदद करता है कि मैंने आज कुछ नहीं किया। ये एक ठोस सबूत है। हाँ, एक ठोस सबूत है जो आपके दिमाग को बताता है कि आपने आराम करने का हक कमाया है। तो ये लिस्ट हमें अपने काम को वस्तुनिष्ठ रूप से देखने का मौका देती है और हमें बिना अपराध बोध के आराम करने की इजाजत देती है, जो कि जैसा हमने अभी चर्चा की, लंबी अवधि में हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए ही अच्छा है। सही बात है। सबसे प्रोडक्टिव काम जो आप कर सकते हैं वो है कुछ भी ना करना। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। सार ये है कि शांति कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में एक जरूरी स्किल है। ये सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि इसे सचेत प्रयासों से हासिल किया जा सकता है।
ये उपलब्धि की मानसिकता के चंगुल से निकलकर ये समझने के बारे में है कि हमारी कीमत हमारे काम से कहीं ज्यादा है। और ये डिजिटल दुनिया के लगातार शोर से हटकर जानबूझकर एनालॉग दुनिया को चुनने के बारे में है। अपने फोन को नीचे रखकर किसी इंसान की आंखों में देखना, स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय एक किताब के पन्ने पलटना, और आखिर में ये अपनी सोच को बदलने के बारे में है। माइंडसेट ऑफ मोर हमें बताता है कि खुशी हमेशा उस चीज से थोड़ी आगे है जो हमारे पास है। ये हमें एक अंतहीन दौड़ में उलझाए रखता है। बिल्कुल। और जैसा कि किताब में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, सच्ची प्रचुरता उसी में है जो आपके पास पहले से है, उसका आनंद लेना। ट्रू, abundance is savoring what you already have। शायद शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी सोच में छिपी है। ये एक बहुत गहरा विचार है। ये हमें हमेशा और की चाहत से मुक्त करता है और जो है उसकी कीमत समझाता है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है, आज वो कौन सी एक छोटी सी एनालॉग गतिविधि चुन सकते हैं जो उन्हें कुछ देर के लिए डिजिटल शोर से दूर ले जाए और शांति के थोड़ा और करीब लाए। शायद बिना फोन के 10 मिनट टहलना, या किसी पुराने दोस्त को फोन करना, या फिर बस 5 मिनट के लिए खिड़की के बाहर देखते हुए चुपचाप बैठना। शुरुआत शायद यहीं से होती है।